कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है। और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो आपको उस बिहार के सक्रिय नेता का नाम बताना है जिसे किस नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर करेंगे फटाफट के अंदाज में, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएंगे या फिर राम मनोहर लोहिया जी हो जाएंगे। हो जाएगा ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आंसर करिएगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले अगर, तो सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, बिहार के नेताओं का अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण योगदान रहा था निसंदेह इसमें। तो बिहार के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह जी हैं, उन्हीं को अगर देखा जाए तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग उनको जानते हैं बिहार केसरी के नाम से। ठीक है। और उन्होंने 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह अगर आंसर की बात कर लें तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब बनेगा, श्री कृष्ण सिंह। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार यहाँ पर पूछा गया है। 5 हेक्टेयर से ज्यादा है, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है या फिर 1 हेक्टेयर से कम है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को बताना है। तो कृषि संगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो चरणों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए तो 5 चरण होते हैं, जिसमें से एक सीमांत जोत होता है, एक लघु जोत होता है, एक अर्ध मध्यम जोत होता है, एक मध्यम जोत होता है और एक होता है बृहद जोत। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो सीमांत कृषि भूमि जोत के आकार को पूछा गया है। तो सीमांत जोत का जो आकार होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर अगर देखें तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो डी इसका आंसर करेंगे। बाकी लघु जोत की जब बात आएगी तो लघु जोत जो है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है। अर्ध मध्यम जोत की अगर बात कर लें तो 2 से 4 हेक्टेयर होता है। और इसी तरह मध्यम जोत क्या होता है, 4 से 10 हेक्टेयर। और बृहद जोत जो आता है वो 10 हेक्टेयर से ऊपर जो है होता है। तो इन सभी को याद रखेंगे। हो सकता है जो सीमांत कृषि भूमि जोत ना पूछ के लघु जोत या बृहद जोत के बारे में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। काफी अगर देखा जाए तो फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में आया भी है ये। तो कौन सा विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम जी को, वित्त विभाग, श्रम विभाग, कानून विभाग या फिर रक्षा विभाग। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर की बात कर लें तो 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जिसमें से अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी थे जो उपराष्ट्रपति वाला पद देख रहे थे, विदेश मामले देख रहे थे और वास्तविक प्रधानमंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था। इसी तरह अगर देखा जाए तो जगजीवन राम जी को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो उनको मिला हुआ था श्रम मंत्रालय। कौन सा, तो श्रम मंत्रालय उनको मिला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें रक्षा विभाग की, तो रक्षा विभाग के बारे में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन काफी आया हुआ है। तो बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला हुआ था। ठीक है, किसको मिला हुआ था, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वित्त विभाग, तो वित्त विभाग लियाकत अली को मिला हुआ था। ठीक है, और कानून मंत्री जो है वो जोगेंद्र नाथ मंडल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। तो संघीय सूची के अंतर्गत क्या शामिल है आपको बताना है, कृषि, संचार, रक्षा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तब तक की क्लास को थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, आप लोग भी क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहेंगे। तो यहां पर अगर बात कर लें तो संघीय सूची के अंतर्गत जो शामिल है वो कौन सा शामिल है,
अगर देखा जाए यहाँ पर जो रक्षा प्रतिरक्षा है, विदेश मामले हैं, और बात कर लें हम यहाँ पर जो रेलवे है, बैंकिंग है, डाक है और वायु सेवा है, इन सभी के अगर देखा जाए तो टोटल जो है लगभग 100 विषय इसमें देखा जाए तो शामिल हैं, ठीक है? और इन विषयों पर जो सिर्फ केंद्रीय विधायिका है, वही कानून बना सकती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसमें 1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? डी इसका सही जवाब बनेगा, तो डी आंसर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिखता नहीं है? ठीक है, कौन इसमें से दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र या फिर राहु? क्या बनेगा आंसर, बताएंगे? क्या आंसर इसका होगा, बताइए? कौन इसमें से नहीं दिखता है? तो बात कर लें चंद्रमा की, ठीक है? तो चंद्रमा तो दिखता है, आप सभी को पता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इसके अलावा बात कर लें मंगल की, तो मंगल भी दिखाई पड़ता है और शुक्र भी दिखाई पड़ता है, ठीक है? जो नहीं दिखाई पड़ता वो कौन-सा है? राहु, ठीक है? तो राहु को अगर देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवग्रह में एक स्थान दिया गया है इसको, ठीक है? और बोला जाता है ऐसा कि दिन में जो राहु काल नामक मुहूर्त होता है वो 24 मिनट की अवधि होती है, और ये जो 24 मिनट होते हैं हमारे हिंदू धर्म में इसको अशुभ माना जाता है, ठीक है? तो इसको भी आप लोग थोड़ा-सा स्मरण रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बताएंगे कौन से जगह पर यहाँ पर काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बघेलखंड का जो पठार है, ठीक है? तो बघेलखंड पठार पर जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है, ये एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। और जो बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो फैला हुआ है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बघेलखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। तो किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? बिजौलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मारवाड़ के किसान आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से, किससे संबंधित है, बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है फटाफट के अंदाज में। तो जो मोतीलाल तेजावत हैं वो संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किससे संबंधित है? मेवाड़ का जो भील आदिवासी आंदोलन था उससे संबंधित है। और ये भील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921-22 में। कब हुआ था विद्रोह? तो 1921-22 में हुआ था। और जो मोतीलाल तेजावत हैं उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पर एक सबसे लंबा NH20, NH31, NH120, NH22। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों में से जो NH31 है राजमार्ग, उसकी जो लंबाई है वो सर्वाधिक है। किसकी? NH31 की, ठीक है? और इसकी लंबाई की बात कर लें, है कितनी इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई जो है वो 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें और इसकी अगर बात कर लें तो ये उत्तर में श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है, ठीक है? गुड़िया यादव जी, स्वागत है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में स्थित है, रोहतास में स्थित है, नालंदा में, नवादा में, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताएंगे। तो रामायण काल की बात है, ये रामायण काल में ब्रह्मयोनि का उल्लेख मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि जो गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है, पहले ये ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से ही प्रवाहित होती थी। और अगर देखा जाए तो लेकिन जो माता सीता के श्राप के प्रभाव से जो फल्गु नदी है वो विलुप्त हो गई थी, ऐसा अगर देखा जाए तो रामायण काल में वर्णन मिलता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो फल्गु नदी की बात की गई है यहाँ पर, तो फल्गु नदी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं फल्गु नदी कहाँ पर है। तो ये गया में है, ठीक है? कहाँ पर? गया में। तो ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर हमारा सही जवाब बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो आपको पता है बिहार से अलग होकर ही झारखंड बना है, ठीक? तो 2000 में बना, 2001, 2004, 2005 कब बना है? बताइए। तो झारखंड की बात कर लें तो ये कब बना था? ये बना था आपका 2000 में, ठीक है? 2000 में बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों अगर राज्य देखा जाए तो ये 2000 में बने थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था? ये आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बाकी के जो 2000 में अगर देखा जाए तो अलग था, तो बाकी के ईयर्स जो हैं वो 2000 के बाद के हैं, तो इसका मतलब ये तो होंगे नहीं क्योंकि 2000 में झारखंड अलग हो गया था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो यहाँ कॉमन सेंस से हम लोग 1999 लगा सकते हैं क्योंकि यही 2000 के पहले का है। तो ऑप्शन नंबर तरह हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो यहाँ पर जो परगना है उसको किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। परगना हो गया, सिकदार हो गया, मुंसिफ हो गया, कारकुन हो गया, ये सभी देखा जाए तो प्रशासन में ये वर्णन मिलता है। और ये किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कृषि में अगर देखा जाए जो बहुत ज़्यादा जो काम किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसी ने ही परगना को विकसित किया था। क्लियर है? और इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रशासन को विकसित करने के लिए इन्होंने सिकदार यानी कि पुलिस प्रमुख को नियुक्त किया था और मुंसिफ को नियुक्त किया था। मुंसिफ का काम क्या होता था? भूमि की माप करना और जो लगान व्यवस्था है उसकी देखभाल करना। तो कभी कभी मुंसिफ के बारे में भी पूछ लेता है, तो मुंसिफ को भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर, चंपारण, पटना या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वहाबी आंदोलन जिसका जो श्रेय है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अगर देखा जाए तो दिया जाता है, ठीक है? और इसकी अगर बात कर लें तो ये पटना, ठीक है? इसका जो मेन जगह थी ये वो पटना थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसका यहाँ पर पूछा गया है कि नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुई थी? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बिहार के एक बहुत ही जाने माने अगर देखा जाए तो नेता थे, ठीक है? किसान नेता, और वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इन्हीं के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो सचिव के रूप में एनजी रंगा का नाम भी आता है, ठीक है? किसका आता है? एनजी रंगा का नाम आता है सचिव के रूप में। और अध्यक्ष के रूप में किसका आता है? वो आता है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? केरल ने, बिहार ने, कर्नाटक ने या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मानव से ना करा के किससे कराना है? मैनहोल की सफाई रोबोटिक से। और ऐसा करने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है? वो बना है केरल राज्य, ठीक है? कौन बना है? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? बताएंगे। आईआईटी मद्रास ने
जो ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च की है वो किसके साथ करार किया है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसकी बात कर लें तो ये एक कंपनी है, प्रौद्योगिकी कंपनी अल्टेयर, ठीक है, कंपनी का क्या नाम है, अल्टेयर नाम है। तो इसी के साथ इनका करार हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं, बताएंगे। वेद प्रकाश जी स्वागत है आपका। तो क्वेश्चन है सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट वायलेट विकिरण है वो कौन सा कैंसर पैदा करते हैं, यकृत का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्रेन का कैंसर या फिर त्वचा का कैंसर, बताएंगे। तो कॉलेज डेज से ही या फिर कह लीजिए स्कूल डेज से ही हम लोग पढ़ रहे हैं जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और ये त्वचा के कैंसर का रीजन भी बनती हैं, जो कि अगर देखा जाए तो ओजोन परत ही इससे सुरक्षा प्रदान करती है और उसके क्षरण से ही अगर देखा जाए जो कीड़े हैं अल्ट्रावायलेट वो अर्थ पर आ जाती हैं और इससे क्या होता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो द्विबीजपत्री के पौधों के जो तनों में संवहनी बंडल होते हैं वो किस रूप में होते हैं, रेडियल, एकाग्र होते हैं, संपार्श्विक होते हैं या फिर सनकी होते हैं, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले तो जो पत्री पौधे हैं उनके तने में जो संवहन बंडल होते हैं वो पार्श्विक होते हैं, यानी कि खुला, संयुक्त और द्विपार्श्विक होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो नारियल के फलों का जो फैलाव होता है किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। मेसोकार्प द्वारा होता है, एपीकार्प द्वारा होता है, एंडोकार्प द्वारा होता है या घुमावदार हुकों द्वारा होता है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो एपीकार्प किसको बोलते हैं, एपीकार्प बोलते हैं बाह्य परत को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य परत बोलते हैं। और मेसोकार्प की बात कर लें तो ये मध्य परत होता है, ठीक है, क्या होता है, मध्य परत होता है। और यहाँ पर बात कर लें एंडोकार्प की तो एंडोकार्प क्या होता है, आंतरिक परत होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पहले पता होना चाहिए और उसके बाद जो है हम आंसर कर पाएंगे। तो आंसर यहाँ पर जो नारियल के फलों का फैलाव होता है वो होता है आपका मध्य परत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है फूल का डैश फल बनता है। तो फूल का कौन सा हिस्सा फल बनता है ये आपको बताना है। यहाँ पर बाह्यदल, पंखुड़ी, अंडाशय या फिर अपरा, क्या बनेगा राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो जो परिपक्व अंडाशय होता है उसी की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा अंडाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो यहाँ पर बताना है आपको निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्या जो है आम के पौधे और बंदर की कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्या, सेंट्रियोल पाया जाता है, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली, बताएंगे। यानी इस तरह ये कहना चाह रहा है कि पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन का सिंपल मतलब यही है कि जो आम का पौधा और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसा इसमें कौन सा है, तो वो है कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है, कितने % हिस्से से बना होता है ये आप बताएंगे। लसिका का जो गैर कोशिकीय हिस्सा होता है वो पानी के लगभग कितने हिस्से से बना होता है। तो इसकी बात कर लें तो लसिका में जो है वो श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, WBC पाई जाती हैं लसिका में, ठीक है। और इसकी अगर बात कर लें तो इसमें कितना लगभग पानी होता है, तो 94% अगर देखा जाए इसमें वाटर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है।
मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है बताएंगे। तो बायो के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, साइंस में अगर वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है बायो बायो का ही है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल में, नाक में, फेफड़ा या फिर अग्नाशय में? कहाँ पर पाई जाती है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सभी को करना है। तो बात कर लें यहाँ पर, तो प्राणियों के शरीर की जो बाहरी सतह है और शरीर के अंदर स्थित जो विभिन्न अंग होते हैं उसकी बाहरी और जो भीतरी सतह होती है उसका जो निर्माण करने वाले ऊतक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक या फिर कह लीजिए उपकला कोशिका बोलते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है, तो बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय, तो इनमें से क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये अंग जैसे गुर्दा में, फेफड़ा, जिगर, इन सब में अगर देखा जाए तो पाया जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक आपको बताना है किसे कहा जाता है। रदरफोर्ड को कहा जाता है, आइंस्टीन को, लेवोसियर को या फिर सीवी रमन को? किसको कहा जाता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसकी बात कर लें तो ये आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वो कौन है? एंटनी लॉरेंट डी लेवोशियर। ठीक है, कौन है? लेवोशियर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। जिन लोगों ने सी किया है उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा आपको बताना है रासायनिक रूप से। नाम इसका क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट? क्या बनेगा इसका नाम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सभी को करना है। तो नीला थोथा या फिर उसको एक और नाम से जानते हैं तूतिया के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो तूतिया के नाम से भी अगर देखा जाए तो इसको जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर एकदम राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो यहाँ पर अग्निशामक सबसे अच्छा जो है वो कौन सा है? मिट्टी, जल, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बताएंगे। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन तो यहाँ पर आग और बढ़ाने का काम करेगी, जल से भी नहीं, मिट्टी से भी नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शांति रॉय जी, स्वागत है आपका। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें तो फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्लोरीन वाला। क्लियर है? तो फ्लोरीन वाले को याद रखिएगा। तो फ्लोरीन क्या है? एक कार्बन का अपर रूप है। कह रहा है कि 20 होते हैं, 40 होते हैं, 45 होते हैं, कितने होते हैं कार्बन परमाणु? तो हम सभी को पता है फ्लोरीन में कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? 60 जो है होता है कार्बन परमाणु। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नए लोग जुड़ेंगे और लाइक करके सेशन को शेयर भी कर देंगे। जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य है होगा। तो ऐसा जलीय विलयन जिसका पीएच मान जो है वो शून्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो पीएच जो है जलीय या फिर अन्य तरल जो विलयन होते हैं उनकी अम्लीयता या फिर क्षारीयता का क्या होता है? माप होता है। किसी विलयन में अगर देखा जाए पीएच स्केल पर अगर देखा जाए तो 0 से 7 तक क्या होता है? जो माप होता है अम्लीयता को दर्शाता है। और 7 से लेकर 14 तक की जो माप होती है वो क्षारीयता को दर्शाती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 7 जो मान होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और यहाँ पर बोला गया है पीएच मान शून्य है। तो शून्य है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो यहाँ पर बताना है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, यानी कोई भी परिवर्तन ना हो उसमें, और एक परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण कौन से हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर वही जोड़ा जाएगा जिस पर अगर देखा जाए जो न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल कौन होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन होता है न्यूट्रल, तो वो होता है न्यूट्रॉन। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ा दी जाती है, ना कि जिंक की, क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। कह रहा है टीन जो है वो जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टिन से महंगा है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है बताएंगे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जिंक होता है वो टिन की तुलना में क्या होता है, अधिक यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिक्रियाशील होता है। इसीलिए अगर देखा है तो जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि वो क्या करेगा, वो रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए वहां पर क्या परत चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि टिन जो है थोड़ा सा कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान यहाँ पर पूछा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है 1 किलोग्राम समतुल्य होता है, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है, 10 की पावर 10 यहाँ पर जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर की बात कर लें तो किसी विखंडनीय द्रव्य का जो उसके क्रांतिक आकार आकार के संगत ऐसा द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो अगर आपको छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आप कौन सा लेंस यहाँ पर यूज करेंगे ये आपको बताना है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो फोकस दूरी है, तो उत्तल वाले लेंस की अगर देखा जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस दिया है जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूज नहीं करेंगे, उत्तल लेंस का करेंगे। लेकिन हमें छोटे अक्षरों को करना है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कम दूरी का तभी छोटे अक्षरों का हो पाएगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और पढ़ने का अगर देखा जाए तो न्यूनतम डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इसको भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अगर देखा जाए आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, काफी चर्चित क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। परितारिका पर बनता है, ठीक है, या फिर कॉर्निया पे, दृष्टिपटल पे, किस पे बनता है बताएंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा। दृष्टिपटल की बात कर ले तो इसको रेटिना बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दृष्टिपटल किसको बोलते हैं, रेटिना को बोलते हैं। और हमें पता है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ही तो बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन मानव की आंख से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि मानव आंख की जो फोकस दूरी में परिवर्तन है निम्नलिखित में किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। जो मानव की आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? प्यूपिल के द्वारा होता है, कॉर्निया के द्वारा, सिलियरी मसल्स जो होती है उनके द्वारा, या एक से अधिक, या कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे, किसके द्वारा होता है? तो हमारी आँखों में जो सिलियरी मसल्स होती हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, फ़ोकस दूरी में परिवर्तन होता है। और जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन है, उसको क्या करना, फ़ोकस करना और अपवर्तन करना प्रकाश का, लाइट का। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो किसके द्वारा होता है? तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है, जो फ़ोकस दूरी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी का मतलब होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर क्या करना, गति करना। ठीक है, वृत्ताकार पथ पे क्या होता है, कोई वस्तु जब घूमती है तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। क्लियर है? तो ये क्या करता है, इस तरफ का अपोज करता है, तभी ये यहाँ पर घूम पाती है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। और इसकी अगर दिशा की बात कर ले तो इसकी जो दिशा होती है सदैव केंद्र की ओर रहती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केंद्राभिमुखी बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। सही संबंध आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर यूनिट दे रखी है, तो आपको बताना है कि सॉरी, यहाँ पर एक तरीके से क्या दे रखा है, यूनिट कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए। तो फार्मूला आपको बताना है। द्रव्यमान इक्वल टू किसके होता है, घनत्व अपॉन आयतन की क्यूब, और आयतन बराबर घनत्व गुणे द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। सही फार्मूला आपको बताना है, क्या हो जाएगा बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों तो एकदम गलत हो जाएगा, बचेंगे दो। ये इनमें से कन्फ्यूजन अगर हो सकती है, वैसे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो घनत्व का फार्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, m अपॉन ए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर, द्रव्यमान बटे आयतन। मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपको बताना है। एक फेम्टोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। कितना होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 10 की घात माइनस 12 क्या होता है, एक पिकोमीटर का मान होता है। तो पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो विभाजन जो हुआ है भारत का, उसकी वजह से कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ? यहाँ पर रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। कौन सा यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रभावित हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, कॉटन की वजह से। कपास की खेती होती थी काफ़ी अच्छी। और इसके बाद जो नंबर आता था वो पटसन उद्योग का आता था। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो उसके बाद जो पटसन वाले जो क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए, या तो बांग्लादेश चले गए, ठीक है, या तो पाकिस्तान के एरिया में चले गए। तो विभाजन के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो किसका हुआ, जूट और रुई उद्योग का हुआ। किसका हुआ, जूट और रुई उद्योग का हुआ, क्योंकि जो पटसन मिलें थी वो लगभग बंद ही हो गई थी। और या फिर कह लीजिए जो 80% जो पटसन था वो चला गया बांग्लादेश के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जूट तथा रुई उद्योग प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय किसका है? संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, किस में आता है? तो आर्थिक नियोजन की जब बात आएगी तो ये किस में आता है, ये आता है समवर्ती सूची में। किस में आता है, तो ये समवर्ती सूची का विषय होता है, इसको याद रखेंगे। इसमें अगर देखा जाए
तो केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, दोनों ही कानून इस पे बना सकते हैं आर्थिक नियोजन पे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर पूछा गया है, किसने रूपरेखा तैयार की थी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है? 1956 से लेकर 1961 तक रही है, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका अगर देखा जाए तो कौन था? महालनोबिस मॉडल। पीसी जो महालनोबिस हैं उन्हीं पर, उनके ही मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है? तो आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? चौथी, छठवीं, पांचवी, आठवीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इसकी अगर बात कर लें तो जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और ये किसका कार्यकाल था उस समय? ये थे छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्योंकि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी? 1980 से लगाकर 1985। तो इसी अगर देखा जाए तो पीरियड में यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? छठी पंचवर्षीय योजना में बन जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। क्या बनेगा सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सामुदायिक विकास है, अगर इसकी शुरुआत की बात कर लेंगे तो 2 अक्टूबर 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो आर्थिक विकास भी था इसमें, मानव पूंजी का निर्माण भी था, पर्यावरण संरक्षण भी था और समरस जीवन था। यानी ये सारी चीजें उसमें देखा जाए तो सम्मिलित थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन इसमें से राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। कौन इसमें अगर देखा जाए तो हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लें, जो कि योजना आयोग को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा है तो अब क्या हो जाएगा? अब नीति आयोग हो गया है ना? तो अब नीति आयोग हो गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन-कौन शामिल होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, सभी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं वो आते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, और अगर देखा जाए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीति आयोग के संदर्भ में इस परिषद के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो जो सामान्य मानव विकास सूचकांक है उसमें क्या सम्मिलित होता है? जीवन प्रत्याशा सम्मिलित है क्या? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, या फिर ये सभी सम्मिलित हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो हम सभी को पता है मानव विकास जो सूचकांक है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, जिसको HDI बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो अवधारणा है वो कौन लाया था? तो महबूब उल हक लाए थे इसकी अवधारणा। तो इसमें क्या-क्या होता है? जीवन प्रत्याशा भी होती है, प्रति व्यक्ति आय भी होती है, और शिक्षा जो साक्षरता दर है वो भी होता है। यानी कि तीनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा? उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो भारत में चलित जो न्यायालय है इनका मानस पुत्र है।
किसका मानस पुत्र? न्यायमूर्ति भगवती का, राजीव गांधी का, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्रतिभा पाटिल जी? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएं। तो यहाँ पर चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट की बात कर रही है, और जो मोबाइल कोर्ट है जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्हीं का अगर देखा जाए तो ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर भारत में जो चलित न्यायालय है यानी कि मोबाइल कोर्ट है, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की देन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? तो 3 प्रकार की जो नगर पालिकाओं यहाँ पर जो आई थी, उनमें से इसमें से कौन सी नहीं है? नगर परिषद, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी या फिर नगर पंचायत? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? क्या बन जाएगा इसका सही जवाब? तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1992 में आया था, उसमें से अगर देखा जाए तो एक नया भाग 9A पेश किया गया था, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो इसमें कौन-कौन शामिल था? नगर निगम शामिल था, नगर पंचायत इसमें शामिल थी, और क्या शामिल था? नगर परिषद। लेकिन टाउन एरिया कमेटी की इसमें बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन है, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। तो किसकी संस्तुति पर जो है पंचायती राज लागू किया गया था और वो उसके अध्यक्ष भी बने थे? चिमन भाई मेहता, बलवंत राय मेहता या फिर जीवराज मेहता या फिर अशोक मेहता? बताएंगे। तो किसकी यहाँ पर संस्तुति पर लागू हुआ था? तो इन्होंने अगर देखा जाए तो इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज जो संरचना है उसकी सिफारिश की थी। तो इससे आप समझ गए होंगे ये किसकी बात हो रही है। तो ये बात हो रही बलवंत राय मेहता जी की। ठीक है, इन्होंने 1957 में अगर देखा जाए तो समिति का गठन किया था। कब किया था? 1957 में समिति का गठन किया था। और जो अशोक मेहता ये द्विस्तरीय पंचायती अगर देखा जाए तो संरचना लेकर आए थे, तो इनको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में इसके चुनाव भी हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना? तो भारत का जो संविधान का जो आर्टिकल 63 है, कौन सा आर्टिकल 63 है, उसमें ये बोला गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और उसी में अगर देखा जाए अगले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 64 में ये बोला गया है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वही अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है? तो वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। भारत का जो प्रधानमंत्री है किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। किसका होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और जो मंत्री परिषद अगर देखा जाए तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी? उत्तरदायी होगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बन जाएगा लोकसभा के प्रति यहाँ पर जवाबदेह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप सभी को करना है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 का 3 है, कौन सा? 75 का 3 है, उसमें अगर देखा जाए तो बात बोली गई है कि जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो चाहे कोई भी मंत्री हो व्यक्तिगत रूप से
अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। तो यहाँ पर जो उत्तरदायी होगा वो किसके प्रति होगा? तो यहाँ हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है? क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब बनेगा। ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो जो डीपीएसपी हैं किस प्रकार कह रहा है कि फंडामेंटल राइट से डिफरेंट होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51। तो इसकी अगर बात कर लें ऑप्शंस की, तो पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए कह रहा है लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जब उपरोक्त है। निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो मौलिक अधिकारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि जो निदेशक सिद्धांत हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात कर लें तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। किस में वर्णित हैं? भाग 4 में ये मिलेंगे आपको डीपीएसपी। क्लियर है? और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जुड़े हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे भाग 3 में। तो इनको भी याद करते हुए चलना है। तो वो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर बनेगा निर्देश प्रवर्तनीय है जबकि अधिकार जो है वो निर्देश जो है प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श यहाँ पर बताना है किसमें वर्णित हैं? ये आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं, मौलिक अधिकारों के अध्याय में वर्णित हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो इसकी अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीकों से अगर देखा जाए तो सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त करके कुछ जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं उनको सिद्ध करना रहता है। क्लियर है? तो इन आधारभूत सिद्धांतों का जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का काम है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बन जाएगा ए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं आपके सामने, फटाफट से इनका जवाब करते जाइए और देखिए आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या फिर आता है कानूनी अधिकार के, या संवैधानिक, या फिर प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 तहत अगर देखा जाए तो ये किस में आता है? मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए यहाँ पर एकदम सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है किस या फिर किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? बताइए, उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो बात कर ले यहाँ पर किसकी? आर्टिकल 121 की, यानी कि 120/1 की। तो यहाँ पर जो इसके अंतर्गत देखा जाए तो अध्यक्ष जो है वो सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ जो अनुच्छेद आपका दिया है 110 का 1, इसका जो संबंध है वो किससे है? धन विधेयक से है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? धन विधेयक से है। इसके अलावा जो आर्टिकल आपका 122/2 दिया गया है, इसकी अगर बात कर ले तो इसका जो संबंध है तो न्यायालय द्वारा जो संसद की कार्यवाही की जांच ना करने से देखा जाए तो इसका संबंध होता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों से सुरक्षा प्रदान करती है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा। कह रहा अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति या फिर भाषाई अल्पसंख्यक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 55 आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो पांचवी अनुसूची में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हित सुरक्षा से संबंधित है। इसमें अगर देखा जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको किसमें शामिल किया गया है, तो इसको छठी अनुसूची में शामिल किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। यहाँ पर पांचवी अनुसूची की बात कर रहा है, तो पांचवी अनुसूची में यहाँ पर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति समूह की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, अगेन एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त किया है। आर्टिकल 14, 15, 17 या फिर 22। बताएंगे क्या इसका सही जवाब होगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। तो इसकी बात कर लें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है उसके द्वारा देखा जाए तो अस्पृश्यता को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जबरदस्त सही आंसर बन जाएगा। इसके अलावा बात कर लें जो अनुच्छेद 14 है तो इसका जो संबंध होता है वो विधि के समक्ष समता होता है। क्या होता है, विधि के समक्ष समता अगर देखा जाए तो है इसमें। अनुच्छेद 15 की बात कर लें तो इसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और आर्टिकल अगर 22 की बात कर लें तो इसमें क्या दिया है, तो आर्टिकल 22 का जो संबंध होता है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ज्योति वर्मा जी स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्या बनेगा, कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले प्रमुख जो हाउस गैस है उनमें कौन कौन से आती हैं, तो एक तो मीथेन आती है, ओजोन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है। तो ऊपर की अगर देखा जाए तो तीनों आती हैं, मीथेन भी आती है, ओजोन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी। जो नहीं आती वो कौन सी है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं बल्कि ये एक स्वच्छ ईंधन माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। क्वेश्चन कह रहा है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। गिर नेशनल पार्क आपको बताना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, आप सभी को पता है जो गिर नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पर है, तो बिल्कुल यहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये गुजरात में देखा जाए तो मिलता है गिर नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। कौन सा यहाँ पर एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। बरेला, कन्वर, कुशेश्वर या फिर नक्ती। क्या बनेगा आंसर इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नक्ती दिया हुआ है ये क्या है, ये एक जो है कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है। कैसा है, तो ये कृत्रिम एक पक्षी अभयारण्य है। बाकी जो सभी दिए गए हैं बरेला, कन्वर और कुशेश्वर, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2010 में, 2011, 2012,
या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो इसकी स्थापना की बात कर लें अगर एनजीटी की, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं वो एनजीटी के अध्यक्ष हैं। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थानीय यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात कर लें तो एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। तो स्वास्थानीय यानी इन एनसीटू प्रकार की जो संरक्षण पद्धति होती है, उसमें जो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे आते हैं राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, अभ्यारण्य हो गया, ये सभी आते हैं। और जो एक्स-सीटू होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो संरक्षण पद्धति होती है उसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या फिर स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, उसे एक्स सीटू बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इन सीटू संरक्षण के अधीन कौन सा शामिल नहीं है, तो वो है आपका वनस्पति उद्यान। तो वनस्पति उद्यान इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी सभी इन सीटू में, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ये सभी इन सीटू में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो रामसर सम्मेलन की बात कर लें तो रामसर जो सम्मेलन है ये आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के, यहाँ पर देखा जाए तो संरक्षण से संबंधित है। किसके? वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो संधि हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई थी। 2 फरवरी 1971 को। तो रामसर शहर से होने के वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया? रामसर सम्मेलन। और जो साइट्स होती है उनको रामसर साइट्स बोलते हैं। भारत की बात कर लें तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। तो इस बात को याद रखिएगा। दोनों चीजें, ईरान में कब शुरू हुआ सम्मेलन हुआ और भारत में कब हुआ, दोनों ही चीजें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आप बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन या उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धीमी हो जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को ही पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसकी वहन क्षमता कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी अगर बात कर लें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता होती है पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64। क्वेश्चन है, जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो जनसंख्या कब घट जाएगी? जब जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जब जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 64 बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर बात कर लें, जब जन्म दर क्या हो, कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, तभी तो जनसंख्या घटेगी। यानी जब बच्चे कम जन्म लेंगे और मृत्यु जो है अधिक होगी लोगों की, तभी यहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या घटेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखा जाए तो एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1901 से लेकर 1931 के मध्य भारत में मंद या फिर ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। क्या कारण रहे हैं वो आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध रहा है, विदेशी शासन रहा है, अकाल और महामारी रहा है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। वेद प्रकाश जी स्वागत है आपका।
यहाँ पर क्वेश्चन बताना है किस वजह से भारत में मंद या फिर ऋणात्मक नगरीकरण रहा है। तो ये रहा है किसकी वजह से, अकाल और महामारी की वजह से। ठीक है, 1901 से लगाकर 1931 के मध्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अकाल और महामारी रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही कम और ऋणात्मक नगरीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। पेनाइन जो कि यूरोप में है, और अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, और अरावली जो कि भारत में है, ये किस चीज के उदाहरण हैं। ठीक है, किसके उदाहरण हैं ये आपको बताना है। युवा पर्वत श्रृंखला के हैं, पुरानी पर्वत श्रृंखला के हैं, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के हैं, या फिर फोल्ड पर्वत श्रृंखला के हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर देखा जाए पेनाइन हो गया, अपलेशियन हो गया, अगर इन दोनों नहीं भी पता है, आपको अरावली पता है, इससे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जो अरावली है वो क्या है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। किसके, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है इसमें, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है उसको क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। और इनमें से अगर देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं बताएंगे। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो बायोमास आता है, क्लियर है, और भूतापीय ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, ये सभी अगर देखा जाए आती हैं ऊर्जाएं। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा है ये किस में आती है, परंपरागत परंपरागत में आती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये तो होगा नहीं परमाणु ऊर्जा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बायोगैस होगा और भूतापीय होगा। दो चीजें यहाँ पर अगर देखा जाए होंगी, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो कौन से देश में यहाँ पर देखा जाए तो कोयले का संचित भंडार है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम है उसमें भी आया था। इसके अलावा यूपी पीसीएस में भी ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि इसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। यूएसए, चीन, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। बताएंगे कहाँ पर है। तो विश्व में जो कोयले का सर्वाधिक जो संचित भंडार है वो किसके पास है, वो बिल्कुल निस्संदेह अमेरिका के पास है। और कितना है, तो जो यहाँ पर अगर देखा जाए 23% के आसपास यहाँ पर जो अमेरिका के पास है इसका भंडार है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा एक क्षेत्र नहीं है ये आपको बताना है। तो अगर बात कर ले लॉरेन बेसिन की, तो लॉरेन बेसिन हो गया। इसके अलावा जो हो गया यहाँ पर पास डी, ठीक है, पास डी हो गया, नोड हो गया, ये सभी देखा जाए तो फ्रांस की यहाँ पर हैं जो कोयले की खाने। जबकि जो रूर घाटी हो गया आपका, एक तो रूर घाटी है, दूसरा सार बेसिन हो गया, तीसरा यहाँ पर अगर देखा जाए आचेन बेसिन हो गया। ये सभी किसके हैं, तो ये सभी जर्मनी के हैं। किसके हैं, ये सभी जर्मनी के हैं। और ये किसका है, ये है फ्रांस का। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका बनेगा। बाकी सभी जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 70। आइए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो जुड़वा ग्रह अगर देखा जाए इसे माना जाता है, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करिए। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए। इसको अगर देखा जाए तो भोर का तारा भी कहते हैं, संध्या का तारा भी कहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कह लीजिए, या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्र। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71
क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का यहाँ पर देखा जाए तो प्रधान आकाशीय पिंड आपको बताना है कौन सा है। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर सूर्य। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71। तो इसकी बात कर ले तो सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य है। कौन है? सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 72। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, ठीक है, नीफे कैसे लिखते हैं? नीफे को ऐसे लिखेंगे, नीफे। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है बताएंगे। किन तत्वों की प्रचुरता होती है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इसके अगर देखा जाए तो इसी से आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज है। एक तो निकेल है, दूसरा क्या है? फेरस है। ठीक है, निकेल है और फेरस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नाम भी अगर आपको याद है अच्छे से कैसे लिखते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। और पृथ्वी की अगर देखा जाए तो आंतरिक परत में नीफे में निकल और फेरस जैसे तत्वों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। आपको बताना है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जो जल विद्युत का योगदान है वो कितना है बताएंगे। तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में आपको जल विद्युत का योगदान आपको बताना है कितना है। फटाफट से बता दीजिए। 10%, 12%, 20% या फिर 22%। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो भारत के जो कुल विद्युत उत्पादन में जो जल विद्युत का योगदान है वो कितना है? 11.4%। ठीक है, कितना है? 11.4% है, जो कि लगभग किसके बराबर है? 12% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74। क्वेश्चन है भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। कश्मीर घाटी में होती है या फिर होती है पंजाब हरियाणा में या कोरोमंडल तट पर या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले तो भारत में जो शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो कौन सा है? वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें होती हैं वो अक्टूबर से लगाकर नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय क्या करती हैं? नमी ग्रहण कर लेती हैं। और जो कोरोमंडल तट है यानी कि तमिलनाडु का क्षेत्र, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में अगर देखा जाए तो वर्षा करती हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। आइए इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। तो मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक कौन हैं? एडमंड हेली, हॉर्न, कोपेन या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? एडमंड हेली हैं। इन्होंने अगर देखा जाए तो 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किया था। ठीक है, कौन है ये? एडमंड हेली हैं, इनका नाम ऐसे ही याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। तो राजस्थान में कम वर्षा होने का आपको बताना है रीजन क्या होता है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले असफल रहता है, पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं क्या होती हैं? शुष्क रहती हैं। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है सबसे अगर देखा जाए तो सटीक ऑप्शन क्या है? यही है कि जो राजस्थान में अगर देखा जाए तो मानसून की जो सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी जो शाखा है वही प्रवेश करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चलने वाली हवाएं हैं किसी प्रकार की बाधाओं को क्या करती हैं? पार नहीं कर पाती हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। तो 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है ये आपको बताना है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव।
बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 डिग्री चैनल की बात कर लें तो ये किसको, जो मिनिकॉय होता है, यानी कि भारत का मिनिकॉय और मालदीव, ये दोनों अगर देखा जाए तो इसी से अलग होते हैं। तो यहाँ पर भारत को किस देश से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। और भारत में अगर देखा जाए तो मिनिकॉय, ठीक है, कौन सी जगह है, मिनिकॉय जगह है जिसको ये अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। तो नेपाल के साथ सामान्य सीमा आपको बताना है किसकी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कौन सा सही जवाब होगा। तो नेपाल के साथ जो सीमाएं लगी हैं वो किस किस की लगी हुई हैं, एक तो उत्तर प्रदेश की, दूसरी उत्तराखंड, दूसरा बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन सभी की अगर देखा जाए तो सीमाएं लगी हुई हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। अब बात की जा रही है अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो बिहार में अधिकतम जिलों से लगने वाली सीमा अगर देखा जाए तो किस राज्य की है। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और वहीं से पता लगाते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर करना है आपको, फटाफट से बता दीजिए। तो अगर देखा जाए तो बिहार से जो सबसे ज़्यादा लगती है वो उत्तर प्रदेश की और किसकी लगती है, झारखंड के। तो बिहार से देखा जाए तो 8 यहाँ पर, सॉरी, उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो 8 जिले लगते हैं, कितने, यूपी से, तो यूपी के 8 जिले लगते हैं बिहार से। इसके अलावा बात कर ले झारखंड के भी 8 जिले लगते हैं। दोनों के ही 8-8 जिले अगर देखा जाए तो सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल से 3 ही जिले अगर देखा जाए तो सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो बी और सी दोनों आंसर होंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 80। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर या फिर विलियम बेंटिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। सेशन को थोड़ा सा एक या दो लोगों को आप शेयर कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसकी अगर बात कर ले तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1784 में। कब हुई थी, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। ठीक है, भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृतियों से प्रभावित था, हिंदू कुलीन तंत्र, मुस्लिम कुलीन तंत्र, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। कौन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाश्चात्य जो संस्कृति है, कल्चर है, उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो ये प्रभावित था जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, उसकी अगर बात कर लें तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। तो कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लें राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है वो कौन सी है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। और इंडिया डिवाइडेड देखा जाए तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात कर लें तो ये किसकी है, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है। और जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर लें ये किसकी है, तो ये पीटी नेहरू की है। और बात कर लें हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। तो इन सब के बारे में भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन है 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। तो 1873 में किसने सत्य शोधक जो समाज है उसकी स्थापना की थी, नारायण गुरु ने, बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फूले ने
और रामास्वामी नायकर ने। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये कौन थे? तो ज्योतिराव फूले अगर देखा जाए, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी अगर देखा जाए तो जो पुस्तक है वो क्या है? गुलामगिरी है। जो ज्योतिबा फूले हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर देखा जाए ज्योतिराव फूले दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। जो बौद्ध धर्म था वो हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? बीसी ला ने, एबी कीथ ने, वीपी वर्मा ने या फिर बीए स्मिथ ने? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए? और हिंट के लिए बता दें, इन्होंने ही अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इन्होंने क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और ये कौन है? ये हैं ब्रिटिश इतिहासकार बीए स्मिथ। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आज के सेशन का ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 1857 की जो क्रांति है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर करना है। तो इस क्रांति की शुरुआत की बात कर लें तो 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे जी ने यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत किया था, जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? डी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह का क्वेश्चन अगर देखा जाए, कुंवर सिंह जी से क्वेश्चन जरूर आएगा बिहार के एग्जाम में, वो कोई भी एग्जाम हो। एक क्वेश्चन यहाँ से अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह जी से फिक्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो ये प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 22 अप्रैल 1858 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे और इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने इसमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। क्या बनेगा इसका सही जवाब? तो इन अगर देखा जाए तो सभी लोगों ने 1857 का जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, विद्रोह था, उसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर आपका 88। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताएंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट आपको बताना है कौन था यहाँ पर? शाह आलम, मोहम्मद शाह, रंगीला बहादुर शाह, जहांदर शाह। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए? तो इसकी अगर बात कर लें तो मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन था? मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह के समय में अगर देखा जाए तो फारस के शाह नादिर शाह, जो जिन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में देखा जाए तो मुगल जो सेना है उसको पराजित कर दिया था। और वापस जाते समय जो मयूर सिंहासन है, इसके अलावा जो कोहिनूर हीरा था उसको अपने साथ क्या किया था? ले गया था। बाद में मयूर सिंहासन का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था और जो कोहिनूर हीरा था उसको देखा जाए तो उसी सिंहासन में क्या किया था? जड़वाया था। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध आपको बताना है राज्य कानून से था इसका संबंध, मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कर से। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो जवाबित का अर्थ होता है राज्य का कानून, यानी लॉ ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य कानून से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं, जो कि यहीं पर है। कोस मीनार है, तो कोस मीनार क्या है आपको बताना। एक ऑप्शन आपका यहीं पर दिया है, एक स्मारक मीनार है। ठीक है, बाकी के लिए चलते हैं अगले।
ऑप्शंस की तरफ आइए देखते हैं बाकी के ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। तो एक दूरी निर्धारक है, एक विश्राम गृह है या फिर मस्जिद के निकट स्थित एक मीनार है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोस मीनार जो होती है, कोस आप समझते हैं ना, दूरी, कोस में नापी जाती है दूरी। तो कोस मीनार यहाँ पर देखा जाए तो क्या होता है, दूरी मापने का एक पैमाना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने यहाँ पर सबसे पहले शासन किया। तो सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, लोदी, तुगलक, खिलजी या फिर सैयद। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिक याद है उससे भी आप कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुलाम वंश आ जाएगा, फिर आ जाएगा लोदी वंश, ठीक है, और फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका आगे गुलाब से हो गया लोधी वंश यहाँ पर, उसके बाद क्या आ जाएगा, खिलजी, खिले से क्या हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। गुड़िया यादव जी स्वागत है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करना है। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अगर देखा जाए तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अगर देखा जाए तो दीवानी रियासत का जो है गठन किया था, जो कि एक नया विभाग था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन कह रहा है खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक बताना है आपको, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर आप सभी को करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खिलजी वंश की अगर बात कर लें, इसकी स्थापना किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। अगर देखा जाए तो बलबन के जो उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था कैकूबाद, उनकी हत्या करके स्वयं को शासक घोषित किया था और खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो ये कौन था, ये था जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में आपको मिलेंगे बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में, कहाँ पर मिलेंगी बताइए। तो अजंता की गुफाओं की बात कर लें तो ये औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद जिले में है अजंता की गुफाएं। और औरंगाबाद कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। इसमें अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को ये जो समर्पित हैं गुफाएं, इसमें जो 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, और इसको अगर देखा जाए तो 1983 में यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया था अजंता की गुफाओं को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 95। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधों में समाविष्ट नहीं थी। तो सप्त सैंधों में कौन सी नदी इसमें समाहित नहीं थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो सप्त सैंधों का मतलब जो 7 नदियां हैं उसमें बात की गई है। और इस काल अगर देखा जाए ऋग्वैदिक काल की जो सप्त सैंधो नदियां थी उसमें जो शामिल नहीं थी वो साबरमती शामिल नहीं थी। कौन कौन सी इसमें शामिल थी उनको जान लेते हैं। तो 3 यहीं पर दिया हुआ है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया। इसके अलावा जो सिंधु नदी है, व्यास नदी है, सरस्वती नदी है, ये सभी देखा जाए तो इसमें शामिल थी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वो किसको समर्पित है, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो बहुत बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा और निसंदेह इसका आंसर आप सभी को पता है। ऋग्वेद के जो संपूर्ण नवा मंडल है वो जो सोम देवता हैं उनको समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी अगर देखा जाए तो कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97।
बोगस कोई का महत्व इसलिए है, तो बोगस कोई का महत्व किस लिए है ये आपको बताना है। कह रहा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। तो अगर देखा जाए एशिया माइनर में बोगस कोई नामक एक स्थान पर देखा जाए तो लगभग 1400 ईसा पूर्व में एक संधि पत्र का अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य आदि देखा जाए तो वैदिक देवताओं के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो क्या है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए इनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। यही इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा या फिर लोथल से? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसके सही जवाब की बात कर ले तो ये जो प्राप्त हुआ वो बनावली से प्राप्त हुआ। हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ वो बनावली से प्राप्त हुआ, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये बनावली? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आपको बताना है कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या फिर प्रथम? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बौद्ध अनुसूचियों के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 236 वर्ष बाद यहाँ पर सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में की गई थी। तो कौन सी हो जाएगी? ये तृतीय बौद्ध संगीति हो जाएगी। इसकी जो अध्यक्षता की बात कर लें तो मोगलपुत्र तिस्स ने किया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो जो त्रिपिटक है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, पारसी या फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म की? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो जितने लोग बाद में भी जुड़ेंगे सेशन से, जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे।